Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start the next lecture of class 10th biology, and the chapter is life process. Clear? In the last lecture I gave the concept of blood corpuscles, components of the human circulatory system, and what is the human circulatory system. These topics are discussed in the last lecture. इट मीन्स बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ब्लड क्या है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितना कंसंट्रेशन होता है, क्या परसेंटेज होता है, ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट के लेक्चर में क्लियर कर ली थी। आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे और बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जो ब्लड था उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा दिया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी, फटाफट बोलो। पहला था ब्लड प्लाज्मा, क्या था, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरी कैटेगरी जी सेकंड कैटेगरी वो क्या थी, ब्लड कार्पस्कल्स। तो दो कैटेगरी थी, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स। तो अब ब्लड प्लाज्मा तो हमने डिटेल कर लिया था, लेकिन ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं की थी। तो क्या होता है ब्लड कार्पस्कल्स, कुछ आइडिया है? लास्ट बताया था कि जो ब्लड कार्पस्कल्स होता है वो तीन ब्लड कार्पस्कल्स होती है। कौन कौन सी बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, या क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। बात समझ में? चलो दूसरी चीज ये कि अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डॉन बॉस्को स्कूल टाइप करो, या अगर ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिखा होगा उसको टैप करो और आप कहां जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे। किस कॉल में जाओगे? प्लेलिस्ट। पहले आपका नॉर्मल होम पेज होगा, फिर वीडियो होगा, फिर प्लेलिस्ट होगा। आप प्लेलिस्ट को टैप करिएगा। जब प्लेलिस्ट को टैप करो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको टैप करिएगा। वहां पे आपको साइंस के लेक्चर्स खोजिएगा, उसमें आपके बायो के क्लास 10th के लेक्चर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिल जाएंगे और वहां से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसके पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो अगर कंटिन्यू देख रहे हो कोई बात नहीं, आगे प्रोसीड करते हो, ठीक है। अभी बेसिकली इसको प्रोसीड करो, इसको देखने के बाद आप उस टॉपिक को या उस लेक्चर को, लास्ट वाले लेक्चर को जाके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट और भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। फटाफट सब लोग एक हेडिंग डालो। कौन सी हेडिंग डालोगे? दैट इज ब्लड कार्पस्कल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग सब लोग फटाफट लगाइए, दैट इज ब्लड कार्पस्कल्स। क्या है? दैट इज ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स क्या होता है भाई बताओ जरा। देखो बहुत इजी है ब्लड कार्पस्कल्स, कुछ खास है नहीं, बहुत इजी। ब्लड कार्पस्कल्स के केस में क्या होता है, सबसे पहली चीज ये होती है कि जो ब्लड कार्पस्कल्स होता है ये तीन ब्लड कार्पस्कल्स होती है। कौन कौन सी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पहले होता क्या है, देखो अगर हम क्या करें, अगर हम ब्लड से, ठीक है ना, अगर हम ब्लड से क्या निकाल दें, ब्लड प्लाज्मा निकाल दें, अगर हम ब्लड से ब्लड प्लाज्मा निकाल दें तो इसको निकालते ही हमें क्या मिलेगा, ब्लड कार्पस्कल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लड कार्पस्कल्स। बात समझ में आई कि अगर हम ब्लड से ब्लड प्लाज्मा को निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, ब्लड कार्पस्कल्स। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर हम क्या करें, जो ब्लड है, ब्लड, इस ब्लड से हम क्या करें, ब्लड कार्पस्कल को निकालें, ब्लड कार्पस्कल्स को निकाल दें तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी ब्लड कार्पस्कल्स को निकालना, ब्लड प्लाज्मा को निकाल दें। किसको निकाल दें? ब्लड प्लाज्मा को। तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लड कार्पस्कल्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहली बात समझ में आई कि अगर हम ब्लड से क्या करें, ब्लड प्लाज्मा को निकाल दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लड कार्पस्कल्स मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो ब्लड होता है बेसिकली, ये ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है और एक ब्लड कार्पस्कल्स होता है। तो ब्लड कार्पस्कल्स कितना पार्ट बनाता है, तो लिख लीजिएगा कि इट फॉर्म, ये भी लिख लीजिए, इट फॉर्म्स 45%, लास्ट में बताया था 45% ऑफ द ब्लड। ये क्या करता है, 45% पार्ट फॉर्म करता है। हमने क्या कहा कि इट फॉर्म 40% पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 45% पार्ट बनाता है।
दूसरी चीज जो ब्लड कार्पस्कल्स होता है, इस ब्लड कार्पस्कल्स को बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो कौन कौन से होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हैं ब्लड कार्पस्कल्स के? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट लिखिए, दैट इज फर्स्ट क्या है, दैट इज पहला कंपोनेंट मेंशन करिए। ब्लड कार्पस्कल का फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज, ऐसे 1 2 3 कर लेते हैं ना, तो कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला होता है दैट इज आरबीसी, फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज आरबीसी। फुल फॉर्म क्या होता है? चाहो तो लिख लो, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। आरबीसी या इसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स या इसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड कार्पस्कल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पस्कल्स। दूसरा जो होता है दैट इज WBC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म दैट इज व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स WBC, इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, सॉरी ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। तो 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट है दैट इज एरिथ्रोसाइट, दूसरा कंपोनेंट है दैट इज ल्यूकोसाइट, और तीसरा कंपोनेंट है दैट इज प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो 3 कंपोनेंट है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अब इन तीनों के केस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, एरिथ्रोसाइट जो होता है, ये रेड ब्लड कार्पस्कल्स है, आरबीसी। इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है। कैसा शेप होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है। तो लिख लीजिएगा कि आरबीसी का शेप कैसा? दैट इज बाइकॉन्केव। कैसा शेप होगा? बाइकॉन्केव शेप होगा इसका। WBC का क्या होता है? इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप, या आप क्या कह सकते हो कैसा शेप होता है? अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप। तो जो आरबीसी है इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव। WBC क्या होता है? इसका शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर या अमीबॉइड शेप होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं, इसका शेप कैसा होता है? वेरिएबल शेप होता है। वेरिएबल शेप, इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। दूसरी चीज, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन। आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। डेफिनेशन क्या लिखोगे इसका? एरिथ्रोपोएसिस का, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, वो प्रोसेस जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। WBC के केस में क्या होता है? इसके केस में एरिथ्रोपोएसिस क्या, आरबीसी की बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। WBC बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। ये किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ WBC के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। और इनके केस में क्या है? थ्रोम्बोपोएसिस।
थ्रोम्बोपोएसिस। तो किसके फॉर्मेशन यहां होगा? प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। दूसरी चीज, अगर हम लाइफ स्पैन की बात कर ली जाए तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? लाइफ स्पैन कितनी होती है? लाइफ स्पैन, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। कहां होती है? कितनी होती है? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की अगर हम शेप देखें तो कितना होता है? 8 माइक्रोन। कितना होता है? 8 माइक्रोन डब्ल्यूबीसी का से सॉरी ये तो सेफ हो गया, सॉरी साइज हो गई, ये नहीं। लाइफ स्पैन की बात कर रहे, तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी थी? 120 डेज थी। जो डब्ल्यूबीसी की स्पैन होती है, लाइफ स्पैन, ये कितनी होती है? 8 डेज होती है या 7 to 8 डेज होती है। जो आपकी प्लेटलेट्स है इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 2 डेज होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है? ये आरबीसी का जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है एरिथ्रोपोएसिस, ये कहां पे होता है? 2 कंडीशन होती है। पहला होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन मतलब क्या? कि जब वो क्या हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो। एम्ब्रियो मतलब वो बॉडी जो है, जो बेबी सर्वाइव कर रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में एरिथ्रोपोएसिस कहां पे होती है? लीवर में होती है। कहां पे होती है? लीवर में। और अगर एडल्ट हो चुका है पर्सन तो तब कहां पर होती है? बोन मैरो में होती है। कहां पे होती है? बोन मैरो। बात समझ में आई? तो अगर आरबीसी जो है, ठीक है ना, अगर आरबीसी का फॉर्मेशन, अगर हम आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो उस समय लीवर में होती है, और अगर एडल्ट स्टेज है तो उस समय कहां पे होती है? बोन मैरो में होती है। कहां पे होती है? बोन मैरो में होती है। यहां तक क्लियर हुआ पूरा? दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, इनके केस में अगर देखा जाए तो जो आरबीसी होती है ये क्या होती है? रेड कलर होती है। तो यहां पे लिख लीजिए कि आरबीसी क्या होती है? रेड कलर होती है। रेड कलर होती है क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या होता है? रेड कलर होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? कलरलेस। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? दैट इज कलरलेस। डब्ल्यूबीसी क्या होगा? कलरलेस होगा। जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट्स भी क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं। क्या होती हैं? कलरलेस। कलरलेस क्यों होती हैं? ड्यू टू द absence of हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? absent होता है। ड्यू टू द absence of हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? absent होता है, इसलिए क्या होते हैं? दोनों कलरलेस होते हैं। दूसरी चीज, जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है? तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लिख लीजिएगा फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? फाइट करता है विथ पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ क्या करता है? फाइट करता है, और बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई? जो प्लेटलेट्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे?
ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आरबीसी का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, सॉरी रेस्पिरेटरी गैसेस का। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनका ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा फाइट करता है पैथोजन से, पैथोजन मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग एजेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या करता है? जो प्लेटलेट्स है ये क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग कहती है। क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्या डिस्कस कर लिया था हमने? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर रहे थे अपन। किसको डिस्कस कर रहे थे? ब्लड वेसल्स को। आर्टरी खत्म कर लिया, वेन खत्म कर लिया अपन ने, कैपिलरी का उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया था। अब हमें क्या डिस्कस करना है? एक टॉपिक छोटा सा इसमें देख लो, कुछ खास नहीं देखना, एक छोटा सा टॉपिक लो, ब्लड क्लॉटिंग। क्या डिस्कस करना है? ब्लड क्लॉटिंग। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाइए, सब लोग फटाफट हेडिंग लगाओ, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो आप ब्लड क्लॉटिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ब्लड क्लॉटिंग में क्या लिख सकते हो? द प्रोसेस इन विच द फ्लूइड इज कन्वर्ट इनटू जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग। बात समझ में आई कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में जो फ्लूइड ब्लड है, फ्लूइड के फॉर्म में ब्लड है, वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। उसको आप क्या कहते हो? ब्लड क्लॉटिंग कहते हो। तो यहां पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है? द process in which fluid is converted into jelly like structure is called blood clotting। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? द प्रोसेस इन विच फ्लूइड इज कन्वर्ट इनटू जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में फ्लूइड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो क्या हुआ? टिश्यू इंजर्ड हुआ। क्या हुआ? इंजरी हुई। सपोज कर लीजिए क्या हुई? बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी हुई। तो इंजरी होगी, तो इंजरी होने पे जो फ्लूइड ब्लड होगा, क्या होगा? ब्लड। ये ब्लड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो ब्लड है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू, ये किसमें कन्वर्ट होगा? दैट विल बी कन्वर्ट इनटू जेली लाइक स्ट्रक्चर। किसमें कन्वर्ट होगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर। किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर में। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो आप क्या कह सकते हो कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, ये किसमें कन्वर्ट हो? जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो। किसमें कन्वर्ट हो? जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा हो? कैल्शियम आयन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग। उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। पूरा क्लियर हुआ ब्लड क्लॉटिंग क्या है? दूसरी चीज क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग के केस में केस लिया जा रहा है कि जब इंजरी होगी तभी ब्लड क्लॉट होगा। क्या होगा? जब इंजरी होगी तभी ब्लड क्लॉट होगा। अब आप सोचो, जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर तो फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर कहां फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। लेकिन उस टाइम वो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। लेकिन जब वही ब्लड किसी इंजरी के कारण बॉडी के आउटसाइड रिलीज होने लगा तो वो ब्लड क्या हो गया? क्लॉट हो गया। ब्लड क्या कर गया? क्लॉट। तो ऐसा हो क्या गया? क्यों? बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें
जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो क्लॉट नहीं कर रहा, लेकिन वही ब्लड जब बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जा रहा है तो वो ब्लड क्लॉट कर जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब डाउट तो क्रिएट होगा फटाफट कि क्यों बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होता सर, और बॉडी के बाहर आने पे ऐसा क्या हो जा रहा है ब्लड में कि ब्लड क्लॉट कर जा रहा है? तो उसका रीजन ये है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। और वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन कौन से होते हैं बताओ कौन? वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंटी हिपेरिन होता है। क्या होता है? एंटी हिपेरिन होता है, जो प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से इनसाइड द ब्लड वेसल। रीजन पता चल गया कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। नाम क्या है? दैट इज एंटी हिपेरिन। बात समझ में जरूर याद रखना, तो पॉइंट को मेंशन करो कि द ब्लड डज नॉट क्लॉट। लिखिए, ब्लड does not clot inside the blood vessels। क्या कह रहा है? ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं करता। रीजन पूछेगा आपसे फटाक से, रीजन क्या होता है, क्यों नहीं क्लॉट होता? फटाफट बोलो, क्यों नहीं क्लॉट होता? अभी बताया, ड्यू टू द किसकी प्रेजेंस के कारण? अभी बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ब्लड क्लॉट नहीं करता। अब आप कहोगे सर बताइए कौन सा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा? तो अभी बताया आपको क्या होता है, दैट इज एंटी हिपेरिन। क्या होता है? दैट इज एंटी हिपेरिन। ये करता क्या है? ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। बात समझ में आई? अब ब्लड तब क्लॉट कहां होगा? जब कोई इंजरी होगी, बॉडी के आउटसाइड रिलीज होगा, तभी ब्लड क्लॉट होगा, अदरवाइज ब्लड की कोई क्लॉटिंग नहीं होगी। यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है ना? दूसरा स्टेटमेंट एकदम याद रखो कि ब्लड को क्लॉट होने के लिए मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कम से कम कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है ब्लड को क्लॉट होने के लिए? तो ब्लड क्लॉट होने में मिनिमम 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 3 to 4 मिनट। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि टाइम पीरियड कितना होता है, ये पे लिखो, टाइम पीरियड ब्लड क्लॉटिंग का कितना होता है, दैट इज 3 to 4 मिनट। कितने मिनट्स लगते हैं? 3 to 4 मिनट्स लगते हैं ब्लड को कोआगुलेट होने में। तो ब्लड कोआगुलेशन का टाइम पीरियड कितना है? दैट इज 3 to 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में ब्लड इजीली क्लॉट कर जाएगा। बात समझ में आई? ये क्या होता है? उसका टाइम पीरियड होता है ब्लड क्लॉटिंग का। क्या होता है? टाइम पीरियड होता है ब्लड क्लॉटिंग का। बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट है? आगे प्रोसीड करो। यहां पे ये तो हो गया ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब देखो, अब ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, उस ब्लड क्लॉटिंग को होने के लिए मैकेनिज्म होता है। भाई कोई भी अगर प्रोसीजर हो रहा है तो उस प्रोसेस को होने का कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होता है। जैसे अपन लास्ट क्या पढ़े थे, रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसमें भी बताया था रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स होते हैं। तो अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो उस प्रोसेस को होने के लिए एक मैकेनिज्म वर्क करता है बॉडी में। तो यहां पे ब्लड को क्लॉट कराने के लिए जो मैकेनिज्म वर्क करता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैस्केड मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। तो फटाफट हेडिंग लगाइए, कैस्केड मैकेनिज्म। सब लोग हेडिंग लगाइए, दैट इज कैस्केड मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस मैकेनिज्म में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्लड क्लॉट कर रहा है, ब्लड की क्लॉटिंग हो कैसे रही है। तो इसको ऐसे समझो, बेसिकली होता क्या है, कैस्केड मैकेनिज्म क्या है? अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो कि द मैकेनिज्म व्हिच यूज्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग, वो मैकेनिज्म जो ब्लड क्लॉटिंग में यूज हो रही है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैस्केड मैकेनिज्म। उसको क्या कहते हो क्लियरली? कैस्केड मैकेनिज्म कहोगे। होता क्या है कैस्केड मैकेनिज्म? व्हाट इज द कैस्केड मैकेनिज्म? ये कैसे होता है? जैसे सपोज करो, ऐसी चीजें समझो, जैसे सपोज करो हमने क्या कहा, बॉडी में कोई इंजरी हुई, बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी हुई,
जब बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी होगी तो क्या रिलीज होगा? ब्लड रिलीज होगा। और जब ब्लड रिलीज होगा, अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो पर्सन की फाइनली डेथ हो जाएगी। तो उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा उसी वही कौन सा मैकेनिज्म है? कैस्केड मैकेनिज्म। कैसे होता है? देखो यहाँ पे सपोज कोई इंजरी हुई, कोई टिश्यू क्या हुआ, टिश्यू जो था ये क्या हुआ? इंजर्ड हुआ। टिश्यू क्या हुआ? इंजर्ड हुआ। टिश्यू में कोई इंजरी हुई, जैसे ही टिश्यू में इंजरी होगी, टिश्यू के इंजर्ड होते ही, जब टिश्यू इंजर्ड होगा, इसमें इंजरी होगी, तो टिश्यू की इंजरी होने के बाद जब टिश्यू इंजर्ड होता है तुरंत ही बॉडी से क्या रिलीज होता है? बॉडी से रिलीज होता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन एंड, या यहां पे देखो जैसे टिश्यू इंजर्ड होगा तुरंत क्या रिलीज होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। और यही क्या कैरी करते हैं? ये जो प्लेटलेट्स है यही क्या कैरी करता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कैरी करता है। क्या कैरी करता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या कैरी करेगा? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। यही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करा रहा होता है। तो जो प्लेटलेट्स है बेसिकली ये क्या कैरी कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो जैसे ही इंजरी होती है, मान लो आपकी स्किन पे इंजरी हुई, अब जैसे इंजरी होगी तुरंत ब्लड रिलीज होगा। तो जैसे इंजरी होता है प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करती है। और वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा है? दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एज वेल एज इसके साथ साथ और क्या रिलीज होता है? कैल्शियम आयन। क्या रिलीज होता है? कैल्शियम आयन। दो रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन है, क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में। सारा स्टेप ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 ये क्या था? दैट इज स्टेप 1। इंजरी हुई, इंजरी के होते ही तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, कैल्शियम आयन निकला, और ये क्या किया? ये जाकर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया तो जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रोनोजन को, किसको? फाइब्रो, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हुआ? थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या करेगा? फाइब्रोनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसकी प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन क्या करेगा? क्या बनाएगा? नेटवर्क बनाएगा। क्या बनाएगा? नेटवर्क बनाएगा। और नेटवर्क के बनाते ही जो ब्लड है ये ब्लड क्या कर जाएगा? जो ब्लड है ये ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसीजर को होने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? दैट इज 3 to 4 मिनट। मतलब मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो कितना टाइम लगा? दैट इज 3 to 4 मिनट्स लगे ब्लड को क्लॉट होने में। बात समझ आ गई? यहां तक पूरा क्लियर हुआ? कुछ खास नहीं बताया यार आपको, केवल ब्लड क्लॉटिंग आज पढ़ी है। ब्लड क्लॉटिंग क्या? कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो फ्लूइड ब्लड है, ब्लड जो होता है फ्लूइड के फॉर्म में होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड फॉर्म में, जेली के फॉर्म में कन्वर्ट हो। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के प्रेजेंस में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहोगे? ब्लड क्लॉटिंग। इसको कराने के लिए एक मैकेनिज्म वर्क करता है। वो कौन सा मैकेनिज्म है? कैस्केड मैकेनिज्म। यहां पर जैसे टिश्यू में इंजरी हुई, जैसे आपको चोट लगी, तुरंत प्लेटलेट्स क्या रिलीज किया? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को। वो क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम आयन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन एक्चुअल में क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जिस एरिया में इंजरी, मान लो इतनी इंजरी हुई थी, इस एरिया में इंजरी हुई थी, तो जैसे ही फाइब्रिन रिलीज करेगा तुरंत क्या होगा? इसी एरिया में
नेटवर्क बनना शुरू होगा, इस तरह फाइबर का नेटवर्क बनना शुरू होगा, और जब फाइबर का नेटवर्क बनना शुरू होगा तो ये ब्लड फाइनली क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। इसी प्रोसीजर को क्या कहोगे, ब्लड क्लॉटिंग। टाइम कितना लगता है, 3 से 4 मिनट। तो एक ब्लड क्लॉटिंग का टाइम पीरियड कितना होता है, 3 to 4 मिनट होता है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिख लो, आपने देखा होगा कि जो जब कभी ब्लड टेस्ट कराते हो तो ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो ब्लड सैंपल, अब आप कहोगे सर ब्लड सैंपल अगर ले रहे हैं तो ब्लड तो क्लॉट कर जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, अगर ब्लड क्लॉट भी कर जाता है तब भी क्या होती है, आपको रिपोर्ट मिल जाती है। क्यों, बेसिकली होता क्या है ना, वहां पे हम ब्लड में ब्लड की टेस्टिंग की जगह सीरम टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या क्या यूज किया जाता है, ब्लड का टेस्ट करते समय सीरम यूज किया जाता है। आपको सर सीरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सीरम कई बार कंपटीशन में एमसीक्यूज में पूछा गया कि सीरम क्या होता है, तो बस सिंगल स्टेटमेंट लिखाऊंगा, आपको कुछ ज्यादा नहीं, कि अगर आप क्या करेंगे, ब्लड में से, किसमें से, ब्लड में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दीजिए। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्या, जो ब्लड को क्लॉट कर रहा है उसको निकाल दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, सीरम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीरम। तो कुछ नहीं करना आपको, ब्लड में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकालो, आपको सीरम मिल जाएगा। बात समझ में आई। ये आपका बेसिकली जो अभी तक हमने 2 कंपोनेंट पढ़ा, पहला क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने 3 कंपोनेंट बताया था, सर्कुलेटरी मीडियम पहला कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट क्या था, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स ही आपका खत्म हो गया, आर्टरी वेन कैपिलरी सब खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो टोटली किस पे बेस्ड होगा, हार्ट पे बेस्ड होगा। मतलब वहां हम किसकी स्टडी करेंगे, हार्ट की स्टडी। मतलब नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड है, कार्डियोलॉजी पे बेस्ड है। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा टोटली बेस्ड होगा वो हार्ट पे बेस्ड होगा, और उस लेक्चर में हम हार्ट को ही डिस्कस कर रहे होंगे। बात समझ में आई। दूसरी चीज, और अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, इस पे कोई भी डाउट हो तो आप इजीली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। रिसेंटली जो भी सब्जेक्टिव टीचर होगा उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे क्या होगा, कोई भी अगर नई वीडियोस अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सेकंड थिंग, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और हार्ट का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिने जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।